नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आज आप सभी का हमारी हिंदी की इस वीडियो में। और जैसा कि इससे पहले हम यमक अलंकार पर भी चर्चा कर चुके हैं और आपको यमक अलंकार के माध्यम से मैंने जो भी उचित उसके उदाहरण थे, उसके माध्यम से आपको वो परिभाषा और उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास किया। और उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। बहुत ही अच्छे एक उदाहरण के साथ मैं प्रस्तुत हुई थी पिछली वीडियो में। और आज मैं चर्चा करूँगी श्लेष अलंकार पर, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है हमारा। तो आज हम श्लेष अलंकार पे चर्चा करते हुए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आज भी बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आप इन्हें समझिएगा और आज की इस क्लास को अच्छे से एंजॉय भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम श्लेष अलंकार की तरफ। ठीक है, श्लेष अलंकार की परिभाषा की बात करें तो श्लेष का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक, कि जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अर्थात जहां एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसकी शब्दों की आवृत्ति नहीं होती। इसमें आवृत्ति तो होती है, ऐसा समझिए। देखिए, श्लेष का मीन्स होता है श्लेष, सिंपल सी भाषा में समझिए कि श्लेष में क्या होता है, शब्द और अर्थ। ठीक है, श्लेष का अर्थ यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो शब्द से इसका मतलब निकालते हैं, दूसरा अर्थ से। तो यहाँ पर शब्द तो एक ही होगा, शब्द तो एक ही होगा, पर जो इसके अर्थ होंगे वो अनेक होंगे। ठीक, तो एक साधारण सी भाषा में इसकी परिभाषा ये समझिए कि जहां शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। ठीक है, जहां पर जो अर्थ होते हैं उसके एक शब्दों में कई सारे उसके अर्थ चिपका दिए जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। जैसे इसकी अगर विस्तृत परिभाषा की हम बात करें तो इसकी विस्तृत परिभाषा इस प्रकार है कि जैसे जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, परंतु प्रत्येक बार अर्थ किसी शब्द के काव्य में आए हुए शब्द के परिपेक्ष लाए गए हो। ठीक है, उसके परिपेक्ष में वो शब्द आया हो, वहां पर श्लेष अलंकार की जो है संज्ञा दी जाती है। देखिए, आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन्हें समझ पाएंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला उदाहरण है, देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें देखिए पानी शब्द कई बार आया ना, शब्दों की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। लेकिन आवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि इनके जो है अर्थ भी समान हो, यहाँ सबके अर्थ भिन्न भिन्न हो ना। हमने ये कहा था ना, शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द देखिए कई बार प्रयोग किया गया। पानी शब्द यहाँ पर 3 बार आया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पानी, पहला पानी है, पहला पानी का अर्थ है कि सम्मान से लिया गया है। ठीक है, पानी कहते रहीमन पानी राखिए, मनुष्य के परिपेक्ष में बोला गया ना। हमने आपसे नहीं कहा कि किसी के परिपेक्ष में बोला गया हो। तो देखिए, यहाँ पे मानुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मनुष्य के लिए बोला गया कि रहीमन पानी राखिए, मतलब मनुष्य अपना सम्मान संभाल कर रखे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। यहाँ पे सून, इस पानी की जो बात की गई है वो मोती के चमक के परिपेक्ष में आया है। मोती की चमक के परिपेक्ष में इसकी व्याख्या की गई है। अगर हम यहाँ पे तीसरे पानी की बात करें तो जो तीसरा पानी का जो प्रयोग है वो जल के रूप में किया गया है। ठीक, अगर हम इस मोती की बात करें तो मोती की जो व्याख्या की गई है वो चमक के परिपेक्ष में है। ठीक है, मोती चमक के परिपेक्ष में है। ठीक है, अगर मानुष की बात की जाए तो यहाँ पे मानुष का जो संबंध है वो सम्मान से रख लगाया गया है। ठीक है, और अगर हम इस चून की बात करें तो जो इस चून की जो है व्याख्या है वो पानी से ली जाती है, पानी या जल आप इसे कह सकते हैं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द कई बार आया है और इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, जो कि उसके परिपेक्ष में, काव्य में आए हुए शब्दों के परिपेक्ष में लिए जाते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और बताती हूँ मैं श्लेष अलंकार के बारे में। जैसे कल हमने आपको यमक अलंकार के विषय में बताया था कि उसके दो दो भेद होते हैं, एक सभंग और एक अभंग। और यहाँ पर हम बात करें, आज हम श्लेष अलंकार की अगर बात करें तो श्लेष अलंकार के भी हमारे, इसे भी हमें 3 रूपों में विभक्त किया है। ठीक, 3 कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है अभंग, ठीक, दूसरा हमारा होता है सभंग, और तीसरा हमारा होता है विवरणात्मक। ठीक है,
ये तीसरा हमारा विवरणात्मक अलंकार श्लेष अलंकार होता है। ठीक, तो एक अभंग, अभंग का अर्थ हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आ जो अभंग होता है आ धन भंग से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जिन वाक्यों को, जिन शब्दों को समझने के लिए जो है हमें उसका खंड खंड ना करना पड़े, ठीक है, नहीं करना पड़े, मतलब उसको ना तोड़ना पड़े। आ का मतलब होता है नहीं और भंग का मतलब होता है तोड़ना, जिसे ना तोड़ना पड़े वहां पे अभंग होता है। सभंग का मतलब हमने आपको बताया था साधन भंग, साधन भंग, जिसका मतलब होता है सा मतलब सहित, ठीक है, सा मतलब सहित, या हम लिख सकते हैं के साथ, ठीक, सहित तोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है कि काव्य में शब्दों को मतलब उनका अर्थ जानने के लिए जब हमें उन्हें खंड खंड करना पड़े तो वहां पे सभंग अलंकार होता है, और जब खंड खंड ना करना पड़े तो वहां पर अभंग अलंकार होता है। अब ये विवरणात्मक का क्या मतलब होता है? विवरणात्मक का मतलब होता है, देखिए, विवरणात्मक का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द में से कई अर्थ चिपके हों और सभी अर्थ अन्य पंक्तियों के विवरण प्रस्तुत कर रहे हो, जैसे उनकी अर्थ जो है कई विवरण प्रस्तुत कर रहे हो, तो वहां पर हमारा विवरणात्मक श्लेष अलंकार होता है। आइए इस विवरणात्मक को हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, इसका ये विवरणात्मक का ही उदाहरण है। अच्छा, ये जो हमने भी आपको बताया था उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है ये जो श्लेष अलंकार है ये कौन सा है? ये अभंग है। अभंग किस तरह से है? देखिए, यहाँ पे पानी कई बार आया ना, हमें इसके टुकड़े नहीं करने पड़े, नहीं, पानी शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है और सभी अपना अलग अलग विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये अभंग हो गया। और ये जो है हमारा, अब अगला उदाहरण देखिए आप, चरण धरण चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन खो जत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है, चरण धरण चिंता करत। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, जैसे आप किसी के घर अतिथि बन के गए, मेहमान बनकर गए हैं, तो नहीं कहते चरण धरण चिंता करत, अब जाकर एकदम से बैठ थोड़ी जाएंगे अंदर जाकर के, तो कहेंगे चरण धरण, चरण धरने से पहले एक बार चिंता कर लीजिए, चरण धरण चिंता करत चितवत चारों ओर, बिना गर्दन इधर उधर घुमाए हुए क्या करना है हमें, उसको सिर्फ अपनी नजरों से देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गर्दन घुमा के देख रहे हैं, तो चितवत चारों ओर अपनी नजरों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं पूरे घर को कि कहाँ पे कौन सी चीज है, ठीक। और फिर क्या कर रहा है कि सुवरन को खोजत फिरत, यहाँ देखिए सुवरन का कोई मीनिंग नहीं होता है, सुवरन का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे सुवरन जो शब्द है ये प्रस्तुत किया गया है 3 चीजों के लिए। अब आपको बताते हैं कौन सी चीजें। सुवरन जैसे हो गया, इसी इसी की व्याख्या में बता रहे आपको, एक तो कवि इस्तेमाल किया गया, दूसरा व्यभिचारी और तीसरा चोर। सुवरन इनके लिए ही विवरण के तौर पर ये प्रस्तुत किया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, जैसे आपके घर यदि कोई कवि आता है, कोई कवि आता है तो कवि क्या आएगा, कवि कोई अच्छी चीजें दिखेगा, क्या दिखेगा, कहीं आपकी जैसे दीवार पे कोई पेंटिंग है या कोई सुंदर वाक्य लिखा हो या कोई सुंदर शब्द लिखा हो, तो जब कभी कोई कवि आपके घर आएगा तो वो इन चीजों को देखेगा, ठीक है, ये तो हो गई कवि की व्याख्या। अब व्यभिचारी से आप क्या समझते? व्यभिचारी का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ लिख देती हूँ कि व्यभिचारी जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, व्यभिचारी, इसका मतलब होता है प्रेम की अभिलाषा रखने वाला। जो भी मेहमान आपके घर या जो भी अतिथि आया है, अतिथि तो वही होता है ना जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, तो ये जो अतिथि हमारे घर आता है तो किस आया है, उम्मीद से प्रेम की अभिलाषा लेकर जो भी आता है, प्रेम की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को व्याभिचारी कहा जाता है। प्रेम की अभिलाषा रखने वाला, ठीक है, प्रेम की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति हमारा व्यभिचारी कहलाता है। तो अगर आपके घर कोई व्यभिचारी आया है, व्यभिचारी आया है, तो वो क्या देखेगा, वो किसकी अभिलाषा लेकर आएगा आपके घर? तो जो व्यभिचारी आएगा वो आपके घर आएगा तो वो ढूंढेगा सुंदर स्त्री, ऐसी वैसी स्त्री नहीं चाहिए भैया, हमें तो सुंदर स्त्री चाहिए, तो उसकी नजरें सुंदर स्त्री पर होंगी। और यदि चोर कोई व्यक्ति आपके घर में, यदि कोई चोर आ गया है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई चोर आ गया है तो चोर क्या देखेगा? चोर तो भाई वही देखेगा ना, धन दौलत सोना चांदी, यही सब चीजें देखेगा ना। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे इसके माध्यम से कि यदि कोई मतलब व्यक्ति, जो ये विवरणात्मक श्लेष अलंकार है, इसके अंतर्गत शब्द देखिए, ये सुवर्ण का तो कोई अर्थ होता नहीं है, इसके परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया, यानी कि जब कोई भी सभी जो अन्य पंक्तियों के जो विवरण प्रस्तुत करे, ये देखिए जो सुवर्ण है यही कवि का विवरण प्रस्तुत कर रहा है, यही व्यभिचारी का विवरण प्रस्तुत कर रहा है, और यही सुवर्ण शब्द हमारा जो है चोर का भी विवरण प्रस्तुत कर रहा है। तो जो कोई अर्थ जो है इसका जो विवरण प्रस्तुत करे, वहां विवरणात्मक जो है शब्द पाया जाता है। चरण धरण चिंता करते चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी
चोर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये विवरणात्मक श्लेष अलंकार है। ठीक है, आइए आपको एक उदाहरण हम बहुत ही अच्छा है वो भी देना चाहेंगे, ये भी इसी का है विवरणात्मक का। आपको अगर ये एग्जाम्पल ना समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल और देखिए जो कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बहुत अच्छा है। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुव्रत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। देखिए इसको लिखकर समझाती हूँ आपको, देखिए उदाहरण समझिए क्या है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुव्रत ठीक है, भूषण बिनु न विराजिए, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। कविता वनिता मित। देखिए दोस्तों, अब इस उदाहरण को बहुत ही अच्छे समझने का प्रयास करिए तो आपको जो है ये जो विवरणात्मक श्लेष अलंकार है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा उदाहरण है ये, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पूछा जाता है ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा, कब यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि अगर हम बात करें यहाँ पे जो यद्यपि लिखा है, यद्यपि इसका अर्थ होता है चाहे, यद्यपि मतलब चाहे। सुजात का क्या अर्थ होता है, सुजात का अर्थ होता है अच्छी जाति, सुजात का अर्थ होता है अच्छी जाति। सुलक्षणी, सुलक्षणी का अर्थ होता है अच्छे लक्षण, अच्छे लक्षण। सरस की बात करें तो क्या होगा, अच्छे रसों से युक्त, सरस का मतलब होता है रसों से युक्त, रसों से युक्त। सुवर्ण की बात करें तो इस सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे कुल से, अच्छे कुल से। ठीक, और सुव्रत की बात करें तो सुव्रत मतलब होता है जिसका शारीरिक गठन अच्छा हो, जिसका शारीरिक गठन अच्छा हो। ठीक है, जिसका शारीरिक गठन अच्छा हो। ठीक, भूषण, भूषण बिनु न विराजिए, भूषण बिनु न विराजिए। अब इस जो इसका अर्थ है कि बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती, बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती। ठीक, कविता एक स्त्री का नाम, वनिता कविता, कविता भी हो सकती है, एक स्त्री का नाम भी हो सकता है। वनिता, वनिता का मन जो मतलब होता है वो स्त्री ही होता है। और मित्र, मित्र का मतलब होता है मित्र। इसके दो अर्थ हैं इसी पंक्ति में। ये जो हमने आपको उदाहरण दिया है, ये पहली बात तो ये अगर उदाहरण की बात करें, अगर पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया है तो आप ये जानिए ये जो उदाहरण है हमारा, ये उदाहरण है हमारा केशव दास जी का है, आचार्य केशव दास जी का उदाहरण है, जो कि इन्होंने कहाँ से लिया है, जो कि इन्होंने लिया है कवि प्रिया से, कवि प्रिया से लिया गया है ये केशव दास जी का उदाहरण है। बहुत ही प्यारा उदाहरण है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है श्लेष अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जानिए इसका उदाहरण अच्छे से। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुव्रत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। तो ये जो कवि है ये मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे कोई जो स्त्री है, चाहे वो जो स्त्री है, चाहे वो अच्छी जाति की ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी जाति की ही क्यों ना हो, यदि कह रहे अच्छी जाति की क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो अच्छी जाति की हो,
चाहे वो अच्छे लक्षणों से युक्त हो, चाहे वो सारे रसों से युक्त हो, अच्छे कुल से हो, जिसका शारीरिक गठन भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसने आभूषण धारण नहीं किए हुए हैं, आभूषण पहने नहीं हुए हैं, तो भी वो सुंदर नहीं लगती। ठीक, तो भी वो सुंदर नहीं लगती। अच्छा, अब ये तो स्त्री के संबंध में था। अगर हम इसे काव्य के संबंध में बात करें, ठीक, काव्य मतलब कविता के संबंध में बात करें, काव्य के संबंध में अगर बात करें, तो भी हमारे कवि क्या कहते हैं, काव्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि यदि कविता चाहे वो अच्छी मतलब अच्छी लक्ष्य मतलब सुव्रत, यहाँ सुव्रत का मतलब जो होता है, जैसे हमने शारीरिक गठन से लिया है इसका अर्थ, तो यहाँ पे एक सुव्रत का मतलब हो जाएगा छंदों से। ठीक, हम इसे उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले तो हम बस सीधा पढ़ रहे थे, अब हम इसे उल्टा पढ़ रहे हैं। देखिए, कविता वनिता मित्र की मित्रों, यदि जो हमारी कविता है, जो काव्य है, वो अच्छे छंदों से युक्त ना हो, अच्छे वर्ण, मतलब सुवर्ण का मतलब तो अच्छे कुल से भी होता है और अच्छे वर्ण से भी होता है, अच्छे वर्ण ना हो, रसों से युक्त ना हो, तो वो कविता, ठीक है, अलंकार विहीन हो, तो वो कविता सुंदर प्रतीत नहीं होती है, वो उस कविता सुंदर प्रतीत नहीं होती है। तो ये जो उदाहरण है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो स्त्री के संबंध में और दूसरा कविता के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो 3 प्रकार थे, अभंग, सभंग और विवरणात्मक, यदि ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो उदाहरण है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत उदाहरण है। अच्छा, ये केशव दास जी के बारे में एक चीज याद रखिए, जो केशव दास जी हैं, इन्होंने अलंकार को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इन्होंने क्या कहा है अलंकार को? अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए, ठीक है, यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि जो है अलंकार को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, इन्होंने जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा है अलंकार को, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा है इन्होंने? क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि जिन्हें समझ पाना थोड़ा आसान मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, तो इन्होंने केशव दास जी ने जो है अलंकार को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी है। ठीक है, तो देख, ये तो थे इसके उदाहरण, जिसके माध्यम से हमने आपको आज श्लेष अलंकार के बारे में समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये उदाहरण भी और परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस आप श्लेष श्लेष का एक ही अर्थ जानिए कि जहां पर शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। जाते जाते आपको एक बहुत ही प्यारी 2 पंक्तियां सुनाऊंगी, इसी श्लेष अलंकार से ही संबंधित है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, और देखिए है उदाहरण कि मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, या तनिकी छाए परे, श्याम हरित जत होए। ठीक, इसका अर्थ समझ लीजिए कि जो श्याम जी हैं और राधा जी से कह रहे हैं कि हे राधिके, तुम मेरी सारी बाधाएं, सारी पीड़ाओं को हरो। तो राधा जी कहती हैं, आप मुझसे ये क्यों कह रहे हैं, आप तो स्वयं ही स्वामी हैं, आप स्वयं ही भगवान हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। तो नहीं, वो ये कहते हैं कि या तनिकी छाई परे, श्याम हरित जत होए, श्याम हरित जत होए, कि जैसे ही तुम्हारी तन की छाया यदि मेरे ऊपर पड़ती है, तो जो मेरा श्यामल रंग है, जो श्याम रंग है, वो समुद्री हरा हो जाता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। कवि भी कह रहा है कि जो है कि उनकी राधा जी की छाया जैसे ही श्याम जी पे पड़ती है, तो उनका रंग कुछ और ही प्रतीत होने लगता है, वो और ही सुंदर और श्यामले नजर आते हैं, कि जो श्याम रंग है वो समुद्री हरे की तरह हो जाता है, उनके बाल और काले हो जाते हैं और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें उदाहरण की बात करें तो एक नहीं अनेक है। ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, वो उस मैं अपने माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में भी आती होंगी और आप अच्छे से उन्हें देखते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। ठीक है, तो हम आपसे जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।